माँ का गरियाला की धूल बाड़ा को हरियो बम्बूल धोला नारा की व जोट माता पे चारा की पोट चामल नंदी की वतीरा चामल नंदी की वतीरा टेका चढ़बो धीरा धीरा रेता में कलोड़ा करबो बहती धारा बीचे तरबो नंदी बीचे नाव खेतो नंदी बीचे नाव खेतो उभोड़ो सो कीर सुन तो जावे तो दीजिए कोई सुन तो जावे तो दीजिए। गांव में जो राग मतलब के चूल्हे लकड़ी कंडे से चलने वाले जो चूल्हे आवाज़ कर तो ख़त्म हो गए, स्टील के चूल्हे आ गए, गैस आ गई, अभी भी हैं वो चूल्हे। तो वो अपनी पियर की हर वस्तु से कितना प्यार करती है। विक्रमादित्य शोधपीठ के भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने जा रहे हैं कोटा राजस्थान से पधारे राजस्थानी साहित्यकार, प्रसिद्ध कवि और हाड़ौती भाषा और बोली के संरक्षण और संवर्धन के लिए सतत प्रयत्नशील रहने वाले कविवर मुकुटमणि राज जी से। आपने यूँ तो कई पुस्तकें लिखी हैं और आपको कई सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, मगर आपकी राजस्थानी काव्य कृति गाँव और अम्मा को वर्ष 2024 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। हम आपको बधाई देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। आपको पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायण के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। मुकुटमणि राज जी को राजस्थानी गीतों और साहित्य में उनकी संवेदनशीलता और ग्रामीण जीवन के चित्रण के लिए जाना जाता है। हाड़ौती बोली में आपके गीतों को काफ़ी पसंद किया जाता है और देश भर के जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के मंच हैं वहाँ पर आपको बड़े ही लगन से और चाव से सुना जाता है। हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आप भगवान महाकालेश्वर की नगरी में पधारे हैं। आप ही जानते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य की भी नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? ये बहुत ही पौराणिक नगर है और यहाँ आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। संदीपनी ऋषि का आश्रम, जहाँ परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा प्राप्त की हो, ऐसी नगरी में आना किसका सौभाग्य नहीं होगा। मैं तो बहुत धन्य मानता हूँ अपने आप को और बहुत अच्छा लग रहा है। आज का जो राजस्थानी वो लोक भाषा जो कवि सम्मेलन है, उस कवि सम्मेलन में मुझे आमंत्रित किया गया। उसके लिए भी मैं पूरी आयोजन समिति को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। भाई अशोक भाटी, दिनेश दिग्गज और हरीश जी सहित सभी मित्रों को बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ के। मैं तो सपरिवार आया हूँ। भगवान महाकालेश्वर के दर्शन भी मुझे करने हैं, दर्शन करके जाएंगे। जी स्वागत है। असल में आपकी कविताओं में हाड़ौती बोली और हाड़ौती संस्कृति का प्रभाव है। हाड़ौती संस्कृति के बारे में बताते हुए दर्शकों को बताएं कि आपने हाड़ौती भाषा या बोली में लिखने का मन क्यों बनाया? दरअसल हर रचनाकार का कोई न कोई आदर्श होता है और कहीं न कहीं से वो प्रेरणा लेता है। बिना प्रेरणा के मैं समझता हूँ कि हम उस दिशा में नहीं चल पाते। संयोग की बात होती है कि बीज धरती में पड़ा होता है और वर्षा हो जाए तो वो अंकुरित हो उठता है। बस वही वाला मामला है कि मैं भी जो मेरे अग्रज कवियों में हाड़ौती में रघुराज सिंह हाड़ा बहुत बड़े गीतकार हुए हैं, प्रेम जी प्रेम, दुर्गादान सिंह जी, तो ये लोग मेरे अगली पीढ़ी के रचनाकार थे। मैंने लगभग 10वीं 11वीं में, मैं गांव का रहने वाला हूँ। कोटा ज़िले से मैं 45 किलोमीटर कोटा से मेरा गांव है धनवा सुल्तानपुर के पास। तो मैं जब कोटा पढ़ने आया उसके बाद मैंने दशहरा मेले के कवि सम्मेलन सुने। कॉलेज में मैंने इन लोगों को काव्य पाठ करते हुए सुना, प्रेम जी प्रेम को और दुर्गादान सिंह जी को। तो मैं इनसे प्रभावित हुआ। उसके बाद रघुराज सिंह हाड़ा को सुना। तो इनसे प्रभावित होकर मैं हिंदी में ही प्रारंभ हुआ था और हिंदी रचनाएं ही मैं 10वीं में तब लिखना शुरू कर दी थी।
छोटे मोटे तुकबंदियाँ, लेकिन मैं समझता नहीं था कि कोई कविता है। पर यूँ मैं दोस्तों में तुक में बात किया करता था, किसी भी चीज़ की तुक मिला के बात करता था, तो लोग हंसते थे, बस मैं भी। तो उसके बाद जब मैं 11वीं में आया, फिर कॉलेज में आया, तो उसके बाद पता चला कि ये लोग कविता कर रहे हैं, ये लोग गीत पढ़ रहे हैं। तो अच्छा, मैं गायक हूँ, गाता हूँ, तो गला ठीक था, तो इस वजह से क्या है, गीत की तरफ मेरा रुझान बढ़ा और मैंने गीत लिखना शुरू किया। तो गीत सबसे पहले अपनी मायड़ भाषा में, अपनी मातृभाषा में, माँ बोली में ही लिखना ज़्यादा मुफीद, ज़्यादा सुविधाजनक लगा। और उसमें भी जब अपन मायड़ भाषा की तरफ जाते हैं तो निश्चित रूप से हमें गांव की संस्कृति, वहाँ के का रहन सहन, वहाँ का क्रियाकलाप, वहाँ के शादी ब्याह, वहाँ के रीति रिवाज, हाँ, और वहाँ के रिश्ते नाते, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो वो सारी चीज़ें मेरे इर्द गिर्द थी। मेरे चूँकि गांव का रहने वाला हूँ, तो सारी चीज़ें, पूरी कल्चर, पूरी संस्कृति मेरे आसपास थी। तो स्वाभाविक था कि मैंने उसी में रचना करना शुरू किया। तो मेरे बहन बेटियों के गीत हैं, मेरे श्रृंगार के गीत हैं, मेरे मजदूरों के गीत हैं, मेरे मतलब विडम्बनाओं के गीत हैं, और सरकार के को चुनौतियों के भी गीत हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने सुना है कि मतलब आपने जो अपने गीतों की जो प्रेरणा है गायन की, वो अपनी माताश्री से ग्रहण की थी। जी जी जी, मेरी माँ बहुत अच्छी गायक थी। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैंने पिता को नहीं देखा। मैं 2.5 माह का था मात्र, तब मेरे पिताजी चले गए थे। माँ ने पूरा जीवन मुझे संवारा, मुझे बनाया, मुझे गढ़ा एक तरह से, और आपके सामने बैठने के योग्य बनाया। तो और माँ मेरी सुबह जब घट्टी पीसती थी, तब वो भजन गाती थी, बहुत सुरीले गले से। मैं उनकी गोदी में, मतलब सिर मेरे को लेटा के, और वो चाकी पीसती थी, भजन गाती थी। मैं सुनते सुनते सोता था, सोते सोते जागता था, और वो सुर लहरियाँ जो हैं मेरे कानों में पड़ती थी। मैं ज़्यादा प्रभावित दरअसल अपनी माँ से ही हूँ। और वो उसी, और उसके बाद जब पत्नी आई तो वो भी बहुत सुरीली है। तो वो सारा ऐसा सहयोग मिला। आज मेरे बच्चे हैं, 2 बच्चे 3 बेटियाँ, पांचों बहुत अच्छे सुर रखते हैं, अच्छा गाते हैं। और बड़ा बच्चा है अखिलेश, वो बहुत अच्छा गीतकार है आज की तारीख में, अभी मंचों को पढ़ रहा है। तो वो माँ से ये प्रेरणा, माँ से तो कुछ सब कुछ मिला मेरे को पूरा जो कुछ मिला वो माँ से मिला। मेरा ये सवाल था कि जैसे आप जो अपनी कविताओं में जो विषय उठाते हैं, तो वो कौन से होते हैं और क्यों उठाते हैं? मुझे एक किस्सा याद आता है। मेरे दागिस्तान के रचनाकार रसूल हमजा, तो आपने पढ़ा हो तो उन्होंने मेरे दागिस्तान में एक जगह लिखा है विषय के बारे में, कि एक शेर जो है वो जिंदगी भर लोमड़ी के शिकार के लिए घूमता रहा, पूरे जंगल में घूमता रहा, लेकिन उसको लोमड़ी नहीं मिली। लेकिन जब बूढ़ा हुआ और अपने ठिकाने बैठ गया और भोजन की आस बैठे बैठे करने लगा, और लोमड़ी को जब पता चला कि अब ये छलांग नहीं मार सकता और मुझे पकड़ नहीं सकता, तो वो सामने से निकलने लगी। जब शेर ने पूछा, मुझे पूरी जिंदगी हो गई तुझे तलाशते, तो अब नजर कैसे आई कि मैं तो तब भी थी और तेरी आंखों के सामने ही थी, पर तुम जो है, तुम्हारी आंखें मुझे पकड़ नहीं पाई, तुम दूर दूर मुझे खोजते रहे। मैं आज जहां से गुजर रही हूं, कल भी यहीं से गुजरती थी, पर तुम पकड़ नहीं पाए। यही विषय के बारे में है। हमारे इर्द गिर्द इतने विषय हैं कि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो सुविधाजनक हो, चाहे दुविधाजनक हो, चाहे वो सत्य पर आधारित हो, चाहे वो असत्य पर आधारित हो। जितने भी हैं हमारे सब आसपास बिखरे पड़े हैं। दृष्टि है खोजने की, हम किस चीज़ को उठाते हैं और उसको कितना अपने शब्दों से निर्वाह करते हैं, कितना निभाते हैं। तो विषय का जहाँ तक सवाल है, मेरे आसपास सारे विषय वही थे। मजदूर खेत में काम कर रहा है, मेरी माँ दिन भर दांतली चला रही है खेत में, फावड़ा चला रही है खेत में, और कवेलू बना रही है, मकान सार रही है, सब कुछ कर रही है। तो उसकी पीड़ा देखी मैंने, तो ये पीड़ाएं मेरे गीतों में बहुत आई। साथ ही
बहन बेटियों को जाते आते देखा मैंने। और अब तो बहुत वो कम हो गया, लेकिन नारी उत्पीड़न जिसको हम सच माने में कहते हैं, मैंने अपने बचपन में गांव में देखा है। मतलब एक हाली भी वो रोटी लेके जा रही है खेत में, उसकी घरवाली वो वहाँ जाके भी एक लट देता है पहले, उसके बाद रोटी खाता है। और वो इस बात में ये गौरव समझता है कि लुगाई को तो पैर की जूती समझ के रखो। ये चीज मैंने इसमें भी बहुत, नारी उत्पीड़न पर भी मेरी बहुत गीत हैं। और काफ़ी फेम गीत डॉक्टर के नारायण ने जिस पुस्तक को मतलब सम्मानित किया है, ओळमो करके हो, ओलाना उपालंब, पूरा काव्य उपालंब काव्य है। उसमें बेटी का ससुराल में रहना, पियर में रहना, इधर मतलब और भी कई सारी चीज़ें जो वो भुगतती है, जो देखती है, वो ज़्यादातर गीत उसमें उसी तरह के हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने जीवन में आसपास देखी और भोगी भी हैं। मैंने भी चूँकि घर में जो स्थितियाँ थीं, तो बचपन से ही मेहनत मजदूरी करी, वहीं से चल के आए, सारा देखा, बड़ी मुश्किल से संघर्ष करते करते माँ के दम पर पढ़ाई की, एमए किया, एमए फर्स्ट डिवीज़न करने के साथ ही लेक्चरशिप में नौकरी लग गई। तो ये सारी चीज़ें हैं जीवन की, तो वो सब मतलब मैंने भोगा बहुत, और मेरी सारी रचनाओं में भोगा हुआ यथार्थ है। जिस पुस्तक को सेंट्रल एकेडमी, साहित्य अकेडमी दिल्ली ने सर्वोच्च पुरस्कार दिया है, वो उसका नाम ही गांव और अम्मा है। पूरा गांव है उसमें, गांव की अच्छी बुरी सारी बातें, और माँ, हर एक माँ, हर वो बूढ़ी औरत जो गांव में रहती है, और यदि उसका बच्चा सक्षम है और वो उसको शहर में लेकर आता है, तो उसका जो मन है वो हमेशा गांव में ही अटका रहता है, वो उससे उबर नहीं पाती, मनवा रहता है, तनिया रहता है, वो बात बात पर ओझलती है ना। उससे पूछो कहाँ थी, अरे कहीं नहीं, यानी ये स्थिति उसकी। तो वो पूरा मनोविज्ञान इसमें, एक वृद्ध माँ का या पिता का, और पूरी वस्तु स्थिति गांव की, इसमें मैंने लेने की और भी रचनाएं इसमें बहुत सारी हैं। तो और वो वहाँ किताबों तक पहुँची और पुरस्कृत हुई। ये बहुत बड़ी बात है, सही बात है। असल में कहा जाता है कि जैसे आज़ादी के पहले का यदि ग्राम्य जीवन हमको देखना हो तो हमको मुंशी प्रेमचंद को पढ़ना चाहिए। जी जी, रामधारी सिंह दिनकर ने भी ग्रामीण जीवन का बहुत अच्छा चित्रण किया है। इसी तरह से कहा जाता नाथ है, रेणु हैं, रांगे राघव हैं। इसी तरह से कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा या हाड़ौती भाषा को यदि आपको कविता में देखना है तो मुकुटमणि राज्य को सुनिए और पढ़िए। मेरा ये कहना है कि मतलब आपकी जो कविताओं में जो ग्राम्य जीवन आया है, ये किस तरह से आया है, और ग्राम्य जीवन को आप शहरी जीवन से अलग कैसे मानते हैं? बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। मतलब गांव दरअसल बहुत स्वाभाविक है। एक मतलब मैं उपसर्ग लगाकर एक शब्द के और दोनों में मतलब का विभाजन देखता हूँ, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। गांव बिल्कुल स्वाभाविक है, बिल्कुल अनौपचारिक है। शहर अस्वाभाविक है और बिल्कुल औपचारिक है। पड़ोसी भी औपचारिक है आपका, वो भी यदि वो कुछ कर रहा है तो आपसे कुछ अपेक्षा कर रहा है। गांव में ऐसा नहीं है। गांव में एक आदमी के साथ कोई घटना होती है, पूरा गांव उसके दरवाजे पे मिलेगा आपको। किसी की शादी ब्याह होता है, पूरा गांव 8 दिन पहले से ही क्या करना है, क्या व्यवस्था देखनी है, क्या नहीं करना है, बारात कहाँ ठहरेगी, ये वो सब मैदान साफ करने में ये पूरा गांव लग जाएगा। ये आज भी है। शहर में वही आपको 2-3 लाख रुपए में रिसोर्ट लेने पड़ेंगे और फिर उनमें शादियां करो, सारा बुक करा दो, केवल आपको ये कहना है कि अब भोजन करने पधारो, है ना। गांव में ऐसा नहीं है। गांव में तो भोजन करने तो आप पधारो ही सही, लेकिन उसके पहले मुझे संभालने भी पधारो, है ना, मुझे मेरी व्यवस्था देखने भी पधारो। और सब वो व्यक्ति उन पर छोड़ देता है। अच्छा, गांव वाले भी उसके भरोसे नहीं रहते, वो भी अब तो निश्चिंत हो जा, हमारी जिम्मेदारी है बारात को कैसे संभालना है, या बारात जानी है तो फिर कैसे जानी है ना, यहाँ क्या क्या व्यवस्थाएं देखनी है, मंडप कैसे बनाना है, मतलब पंगतें कैसे बिठानी है, लाइनें भी वही लगाएंगे अगर मतलब मालिक को तो पता भी नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि गांव बहुत ही
एक दूसरे को समझता है, एक दूसरे के लिए जीता मरता है, और आज भी वो संस्कृति गांव में जीवित है। असल में जब आज़ादी के बाद पहली जनगणना 1961 में हुई थी, तो उस समय ये बताया गया था कि देश में करीब 1552 भाषाएं थी। फिर 2010 में फिर से जब अनुसंधान किया गया तो ये पचड़ा कि 780 भारतीय भाषाएं ही बची हैं, और इनमें से भी 200 भाषाएं तो लुप्त हो चुकी हैं और करीब 50 लुप्त होने की कगार पर हैं। तो मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में जो हाड़ौती भाषा है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है? हरीश जी, राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में, दक्षिण भारत को छोड़कर दक्षिण भारतीय भाषाएं ही जीवित हैं। आज भी किसी भी हिंदी पत्रिका से दक्षिण भारतीय भाषा की कोई पत्रिका का सर्कुलेशन दुगना तिगुना है हिंदी पत्रिका से। वहाँ उस भाषा के, अपनी मातृभाषा के पाठक हैं, वो पढ़ते हैं, और वो पत्रिकाएं हैं आज भी हिंदी पत्रिकाओं से ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। ये पूरे देश की स्थिति है। हमारे यहाँ जितनी भी स्थानीय भाषाएं हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त हो गई। उसका मूल कारण है, पहले तो हम गुलाम रहे बरसों तक। कोई भी उपनिवेशवाद करने वाला राष्ट्र, देश जब किसी देश पर कब्जा करता है तो सबसे पहले उसकी भाषा छीनता है, यानी उसकी जुबान छीनता है। सबसे पहले उसकी भाषा छीनता है और अपनी भाषा को प्रेस्क्राइब करता है, अपनी भाषा को आगे बढ़ाता है। अपनी भाषा के लिए वो स्कूल खोलेगा, वो टीचर लगाएगा और बच्चों से फिर ये मानस बनाएगा कि भाई सरकार तो वो है, हाँ, सारे उनके शब्द नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे जीवन टेढ़ होगा। तो वो सब कुछ अपनी भाषा सौंप के अपनी संस्कृति थोप देता है, और हमारी संस्कृति धीरे धीरे समाप्त होती चली जाती है। हम ये भूल जाते हैं हमारे पूर्वज कौन थे, हम ये भूल जाते हैं हम हमारे पूर्वज कैसे थे, हम ये भूल जाते हैं हमारे पूर्वजों ने किया क्या था, और हम आए कहाँ से हैं। सब कुछ खत्म, और उस भाषा के गुलाम बन करके यही हमारे साथ हुआ है। अंग्रेजी ने सारी भाषाएं समाप्त की हैं। हिंदी को भी आज इतनी मुश्किल हिंदी भी कोई ज़्यादा उसमें नहीं है, बहुत मुश्किल में है। कई बार हमारी देश से हिंदी के खिलाफ कई स्वर उठते हैं, और स्थानीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने की बात की, मतलब वो कर रहे हैं। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको कि कोई भी क्षेत्रीय भाषा जो उस मतलब सोर से या उस परिवार की है, तो वो सब हमारी राष्ट्रभाषा को पुष्ट करती है, उससे भाषा कमज़ोर नहीं होती। क्षेत्रीय बोलियों के शब्दों से भाषा बनती है और भाषा बड़ी होती है। तो हिंदी को क्षेत्रीय भाषाओं से, बोलियों से, जो कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि भाई आप राजस्थानी को प्रमोट करोगे, मालवी को प्रमोट करोगे तो हिंदी का क्या होगा। यहाँ हिंदी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ये हिंदी है, हाँ, लेकिन इनमें हिंदी में वो चीज़ नहीं है। हिंदी सीख ही जाने वाली भाषा है, और ये माँ के दूध से हमें मिली है। वो माँ की दूध से, जो दूध हलक में उतारने के साथ ही ये भाषा हमने गठकी है। इस भाषा में और उसमें रात दिन का अंतर है। इसमें जो लोच है, जो माधुर्य है, जो सौंदर्य है, जो नाद है, वो हम किसी भी सीखी हुई भाषा से नहीं पा सकते। ये भाषा हमने सीखी नहीं है, ये स्वतः आई है, हमारे माता पिता से आई है, इसलिए इसको हम मातृभाषा कहते हैं। तो हाड़ौती भाषा की अभी वर्तमान में क्या स्थिति? हाड़ौती भाषा की भी लगभग वही स्थिति है। हालांकि हाड़ौती भाषा में इस समय, ये बड़ा सौभाग्य की बात है, इतना लेखन हो रहा है, मतलब एक भी संडे ऐसा नहीं जाता जिस पर कोई न कोई पुस्तक का लोकार्पण नहीं होता। हाड़ौती में एक भी संडे, पूरे मतलब 365 दिन में 12 महीनों में एक भी संडे ऐसा नहीं जाता जिस पर किसी न किसी पुस्तक का बल्कि लाइन लगी हुई है। हम, क्योंकि अब ज़्यादातर कार्यक्रम में तो मेरा नहीं होता है ना, तो उनसे को रोकते हैं कि भाई अभी ये आ रही है, इसको आने दो, अगली में आपका देखेंगे। तो ये, और काफ़ी लोग लिख रहे हैं, साथ ही सभी विधाओं में लिख रहे हैं, कविता भी, गीत भी, मुक्त छंद भी, कहानी भी। मेरी अभी जैसे मेरी 12-13 किताबें हो चुकी, तो उसमें कहानी भी है, उसमें रेखा चित्र भी हैं, उसमें क्या नाम से संस्मरण भी हैं, सारे राजस्थानी में हैं। मेरी हिंदी की भी 2 किताबें हैं, एक तो धरती राजस्थान की है और एक मरीचिका के पार। इसमें आपने एक हाड़ौती लिपि कैसे लिखें, हाँ, भी एक पुस्तक लिखी, उसके बारे में भी लिखी है मैंने। वो मतलब क्या है कि दरअसल
कोस पर पानी और 12 कोस पर वाणी। ये बदलने का सिद्धांत केवल एक जगह का नहीं है, ये पूरे विश्व का है, पूरे विश्व का है ये। तो सब जगह यही कंडीशन है। हम थोड़ा भी आगे चलेंगे, आज राजस्थान में मारवाड़ी जो पश्चिमी राजस्थान की है, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, फिर ऊपर चलो आप हनुमानगढ़ वगैरह वहाँ तक, तो ये वहाँ पंजाबी लहजा जाता है। फिर इधर अलवर साइड में चलो आप, वहाँ हरियाणी लहजा जाता है। फिर आप भरतपुर उधर चलो आप बयाना साइड में, गंगापुर साइड, तो वहाँ ब्रज का लहजा जाता है। फिर आप इधर चलो हमारे तरफ निमाड़ी जो झालावाड़ से इधर आगे, तो इधर निमाड़ी आ जाती है ना। और इधर डूंगरपुर बांसवाड़ा चलो तो वो बहुत ही मतलब वो बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, वो भीली बागड़ी उसको जो बोलते हैं, तो वो उसमें गुजराती का संपुट आ जाता है। लेकिन इसके अलावा भी बीच बीच में भी जैसे मारवाड़ी है, मारवाड़ी भी अगल बगल से थोड़ी थोड़ी भिन्न बोली जाती है ना। मेवाड़ी भी थोड़ी थोड़ी भीलवाड़ा की थोड़ी सी हमारे हाड़ौती से मिलती जुलती है, जबकि वो मेवाड़ी उदयपुर में भी है, वो थोड़ी सी अलग है। हमारे हाड़ौती है, हाड़ौती में भी जो दूसरे सीमाएं लगी हुई हैं, उन सीमाओं पर चेंज आ जाता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमने जो मूल केंद्र है कोटा, बूंदी और बारां, इनसे जुड़ी हुई जो पंचायत समितियां हैं, उनमें जो मूल भाषा बोली जाती है उसी को प्रमोट हम कर रहे हैं, तो उसी को लिपिबद्ध और आपने किया। उसी को लिपि बनाया जी जी जी। यूँ है। तो और लिपि लिपि मतलब ये है, किस तरह से वह पुस्तक आई? वो पुस्तक मैं लाया नहीं, पर मेरे पास तो वो पुस्तक मैंने क्या है उसमें पूरा डिटेल में लिखा, और डिटेल में पूरा ठेठ वहाँ से लिखा जहाँ से मतलब राजस्थानी को राजस्थानी कहा जाने लगा। ग्रियर्सन ने जब राजपुताना को, ये राजपुताना था ठेठ इधर आपके इंदौर तक और वहाँ तक सारा, तो इसको उन्होंने पहली बार, यूँ तो रायथान और राजस्थान करके इसके नाम आते थे, लेकिन उन्होंने पहली बार इसको राजस्थान लिखा, राजस्थान को। और राजस्थान जब उन्होंने लिखा तो उसके बाद इसका नाम राजस्थान प्रचलित हो गया। तो इसमें कई बोलियां हैं, लेकिन सारी बोलियों का जो मूल भाव है वो सारे शब्द मिलते जुलते हैं, मालवी तक के। हमारे हाड़ौती से मालवी के काफ़ी मतलब जो है शब्द मिलते हैं, लहजे का अंतर है बस। ऐसे ही मारवाड़ी में और हाड़ौती में सारे शब्द मिलते हैं, पर लहजे का अंतर है, बोल चाल का जो उतार चढ़ाव है उसका अंतर है, और है छे का अंतर है। हाड़ौती और ढूंढाड़ी जो जयपुर साइड तक की है उसमें छे बोला जाता है क्रिया पद में, और मारवाड़ी और जो ये है उसमें है बोला जाता है। अब है क्यों बोला जाता है? मारवाड़ी में भी आज के 110 साल पूर्व लिखा गया एक उपन्यास है, कनक सुंदर उपन्यास। उस उपन्यास में छे का प्रयोग है, शुद्ध मारवाड़ का है वो, तो उसमें छे का प्रयोग है। गुजरात से लेकर डोगरी तक, कश्मीर तक छे का ही प्रयोग होता था। लेकिन क्या है कि मारवाड़ में अकाल बहुत पड़ा, लोगों ने माइग्रेशन किया, पलायन किया, और अपने गायें लेकर के, अपने ऊँट लेकर के दूसरे जगह पे गए, तो उन्होंने हिंदी बोलने का प्रयास किया। और उस वजह से क्या है कि वो अनपढ़ आदमी हिंदी तो बोल नहीं सकता था, लेकिन उसने है बोल के तो धीरे धीरे है हो गया। तो वहाँ है यहाँ छः है, हमने दोनों को मिलाया है ना। और हमने जैसे दीर्घ स्वर कैसे करना है, करता है, जाता है, उठता है, बैठता है ना। अब तो हम बोलते हैं करे है, जावे है, उठे है, बैठे है, चाले है, फिरे है। अब उसको यदि हम लिखते हैं चाल है तो चाले नहीं होगा वो, चाल नहीं होगा वो। ल को दीर्घ स्वर कैसे करें, उसकी हमने दो मात्रा लगाई। आई का प्रयोग हमारे राजस्थानी में कहीं नहीं होता, तो आई की जो दो मात्रा है उसको दीर्घ स्वर के लिए प्रयोग किया हमने, उसको बढ़ाने के लिए। चाले, जावे, करे, उठे, नहीं तो उठ पड़ेंगे उसको, बैठ, उठ, चल, चाल, चाले को चाल पड़ेंगे। तो उस दो मात्रा लगा के ये संकेत दिया और ये समझाने का प्रयत्न किया कि ये जो है आपको दीर्घ स्वर में पढ़ना है, तब जाके आप इसको सही पढ़ पाएंगे। तो इस चाल है का नहीं, चाले है, उठ है नहीं, उठे है, बैठे है, पकड़े है, लेवे है, देवे है, इस तरह से। तो ये उसमें पूरी मतलब इसी तरह से न
और न, ळ और ल दोनों में ये ळ जो है ऋग्वेद का वर्ण है, जो हाड़ौती राजस्थानी में अभी तक भी है। ळ शब्द ळ, खाड़, जैसे बाल, बाल का मतलब बालक। अब हिंदी में तो इसको भी बाल बोलते हैं, लेकिन ये बाल है हमारे यहाँ, ये बाल नहीं है, बाल है। खाल ये चमड़ी है, खाड़ एक गहरा वो है, गव्वर है एक तरह से, तो वो खाड़ है ना। तो ये जैसे माल है, माल मतलब मालताल, और माड़ हम खेतों को बोलते हैं। लेकिन सारी शब्दावली आपने उसमें पुस्तक में ली है। उसमें है न का अंतर। जैसे हम नैन नहीं लिखते, नैन लिखते हैं आंखों को, हाँ नैन। हाँ तो अब तो नैन ही है, आप नैन लिखेंगे तो हिंदी है, तो न लिखना है। अब जहाँ न का प्रयोग है तो ऐसा नहीं कि हर जगह आप न कर दोगे। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। अब इसको क्या है, जो एक जन ने लिखा कि यार राजस्थानी में न को ण कर दो और ल को ड़ कर दो, राजस्थानी हो गई। तो उसने इसको क्या लिखा, बसो मेरा नायाणा में नंदलाल। क्या हो गया, जहां न है वहां न है, और जहां ल है वहां ल है, जहां ल है वहां ल है। तो ये डिफरेंट करने का मैंने उसमें प्रयास किया है, और अच्छी तरह से उसे समझाने का प्रयास किया है। और ये भी जैसे स श 3 प्रयोग होते हैं, ष षटकोण, ष शंकर और स सवार। राजस्थानी में ये ष शंकर और ष षटकोण का की जी भी नहीं है, ये जुबान हमारी है ही नहीं। हम तो सही बोलते हैं, शंकर बोलते हैं हम, है ना। शक्कर को भी शक्कर ही बोलते हैं हम, है ना। मतलब सलाद को हम सलाद, मतलब जो भी श हैं उनको, और श राजस्थानी में ख के रूप में प्रयोग हुआ है हमेशा, है ना। षटकोण को खट कोण, षटकर्म खटकर्म, ख के रूप में श को चिरा हुआ उसका ख के रूप में ही पुराने जितने भी ग्रंथ हैं उन सारे ग्रंथों में श ही लिखा है ख की जगह, है ना। तो श तो वहाँ प्रयोग होता है। और इसमें राजस्थानी में जो है वो मतलब केवल सवार वाला, हर शब्द के लिए आप देश भी लिखेंगे तो आप देश, है ना, इस तरह से केवल स का प्रयोग होता है। ऐसी कई चीज़ें उसमें हैं जिनको क्लियर करके और वो मैंने लिखी, और वो काफ़ी उससे लोगों को जो है वो उसी को देखकर वो गाइडलाइन है एक तरह से, और सब अब में एक जैसा लिख रहे हैं। और आजकल जो है आपको मैं बताऊं, हमारे जो भास्कर अखबार है उसमें हमने शुरू किया है अभी 4-5 मतलब 2 महीने पहले से। तो मैं उनसे मिला, हमारे कुछ मित्र हैं 2-4, तो उनको लेकर के तो उनसे कहा भाई आप एक जो है एक आलेख हर शनिवार को या डेली नहीं तो हर शनिवार को या हर संडे को आप भास्कर में राजस्थानी में छापें। उन्होंने कहा ये सारी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, हम छाप देंगे, हम तैयार, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई व्यक्ति है। देखिए राजस्थानी भाषा की आपको मैं बता दूं, ये जो पत्रिका है जागती ज्योत, ये राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति एकेडमी बनी हुई है राजस्थानी भाषा के लिए। और साहित्य एकेडमी के साथ साथ सेंट्रल एकेडमी जो है साहित्य अकेडमी दिल्ली, वो 24 भाषाओं के लिए काम करती है। उसमें एक राजस्थानी भी है, उसमें एक राजस्थानी भाषा को भी, क्योंकि राजस्थानी भाषा का साहित्य इतना व्यापक है, इतना विपुल है, इतना ज़्यादा है। आपने हिंदी साहित्य के विद्यार्थी इस बात को जानते हैं कि हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसको आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहते हैं और चारण साहित्य काल भी बोलते हैं उसको। उस वहीं से राजस्थानी शुरू होती है। हिंदी साहित्य का संपूर्ण आदिकाल राजस्थानी डिंगल और पिंगल से भरा पड़ा है। तो राजस्थानी बहुत पुराना मतलब अथाह भंडार है साहित्य का, है ना। इस वजह से क्या है, तो ये साहित्य अकेडमी ये मासिक पत्रिका निकालती है, पूरा राजस्थान के साहित्यकारों को छापती है। इसके अलावा भी राजस्थान में लगभग 15 पत्रिकाएं निकलती हैं, 15 पत्रिकाएं लोक भाषाओं पे पूरी सब मिला के राजस्थानी मान ली हमने। सारी भाषाएं राजस्थानी हैं, चाहे वो मारवाड़ी हो, मेवाड़ी हो, ढूंढाड़ी हो, बागड़ी हो, हाड़ौती हो, शेखावाटी हो, ये सारी जो भाषाएं हैं वो सब राजस्थानी हैं। बस कोई भेद नहीं है। लिखने का आपने वो जो लिपि तय कर दी है सब उस पर आ रहे हैं और सब उस पर लिखना शुरू कर रहे हैं, ताकि हम एक दूसरे से अलग नहीं हो, डिफरेंट नहीं हो, वो शुरू हो रही है। धीरे धीरे शब्दकोश
हमने क्या है, सब जो लोक भाषाएं अलग अलग हैं, आड़ोती है, ये है, वो है, उनके शब्दकोश सबके लिए हैं और मिलाकर एक शब्दकोश। हालांकि एक शब्दकोश सीताराम लाड़स का जो 2.5 लाख शब्दों का, विश्व में इतना बड़ा शब्दकोश दूसरा नहीं है जो राजस्थानी का है। एक ऊंट के लिए भी 70 पर्याय, मतलब 100 पर्यायवाची है। बहुत बड़ी भाषा है, बहुत सारा उसमें सब कुछ है। और गीता है, रामायण है, महाभारत है, उसमें सारे पुराण हैं। आज भी कई लोग जो हैं इनके मतलब राजस्थानी वर्जन मतलब बने हुए हैं। तो सारी चीज़ें बहुत समृद्ध है और कोई भेदभाव नहीं है हमारे यहाँ। अब न्यू जरूर है कि जैसे भरतपुर बयाना साइड है, वो हमसे कटा हुआ है क्योंकि वो ब्रजवासी हैं, वो ब्रज अकेडमी से जुड़े हुए हैं, वो ब्रज अकेडमी से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से नौर भादरा वगैरह के जो ऊपर के लोग हैं वो थोड़ा सा पंजाबी अकेडमी से जुड़े हुए हैं, पंजाबी में जो लिखते हैं तो वो भले ही अलग हैं, लेकिन जो मूलतः जो लिख रहे हैं राजस्थानी में वो सारे राजस्थानी से जुड़े हुए हैं। ये जागती जोत में सब छपते हैं और ये सब जगह जाती है। इसको सब पढ़ते भी हैं ताकि एक दूसरे को सीखने को मिले। और वो जो मैं बता रहा था भास्कर में, वो रेगुलर हमारे आ रहा है, मैं उसको करेक्शन के लिए मेरे पास आता है और मैं उसको उसी तरीके से करेक्शन करता हूँ जैसे वो होना चाहिए, वो जैसे वो छपना उसको होता है। असल में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि राजस्थानी के जो शब्द हैं 2.5 लाख, उसका एक कोश तैयार किया गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हमने मालवी भाषा में भी हमारे यहाँ पर पद्मश्री भगवती लाल जी राजपुरोहित जी हैं और पूरन सहगल जी हैं, डॉक्टर शिव चोरसिया जी हैं, शैलेन शर्मा जी हैं, दशरथ मसानिया जी हैं। तो इन सब ने मालवी कहावतों और मुहावरों को जो लुप्त हो रहे थे उनको संरक्षण के लिए पुस्तकें प्रकाशित की हैं। तो इस तरह का कोई हाड़ौती कहावतों या मुहावरों को लेकर कार्य हुआ है? कहावतों मुहावरों का आज के लगभग यूँ समझ लो आप 50 साल पहले डॉक्टर नाथूलाल पाठक प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के, उन्होंने हाड़ौती की कहावतें करके और लगभग 2500 कहावतें की पूरी किताब, और कहावत कैसे चली, कैसे बनी, क्यों मतलब उसमें आई व्यवहार में, वो सारा मतलब पूरी वो पुस्तक है। उसके बाद अभी हमारे कोटा से एक मित्र हैं हमारे, तो उन्होंने भी कहावतों पर काम कर रहे हैं। और एक साहित्यकार हुई है कमला कमलेश जी, उन्होंने राजस्थानी की जो लोक में व्याप्त गीत थे वो कलेक्शन करके, एक देव की दर्पण हमारे साहित्यकार हैं, कवि हैं, तो उन्होंने जितनी भी कहानियाँ लोक कथाएँ, उन लोक कथाओं का मतलब करेक्शन किया है। ऐसे सब हमारे यहाँ पुरानी जो हाड़ौती की जैसे रामलीला है या मारवाड़ी रामलीला है, जो लोक भाषा में रामलीलाएँ होती थी, उनको पुनः शुरू किया है। अभी भी एक कार्यक्रम हमारे 1 से और 4 तारीख तक मार्च में होने जा रहा है, और एक कार्यक्रम राजस्थानी मेला के नाम, राजस्थानी लोक मेला के नाम से, जिसमें 4 दिन का कार्यक्रम है, वो हमारे कोटा जिले के ढोटी गांव में भाई जगदीश भारती हैं, वो करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, और हर साल प्रतियोगिताएं करते हैं, जैसे बित्ती मांडना है, ये दूसरे जो आंगन के मांडने हैं, सर्वश्रेष्ठ कृष्ण, उनके फ़ोटो मंगवाते हैं, पुरस्कार देते हैं। इसी तरह से वो बच्चियाँ जो मतलब वो सेजाबाई मांडती हैं दीवार पे गोबर से, तो उनकी प्रतियोगिताएं करवाते हैं। तो वो गांव-गांव में ये संस्कृति पुनः शुरू करने का भी हमने मतलब बीड़ा उठा रखा है, वो काम भी कर रहे हैं, धरातल पर भी काम कर रहे हैं, है ना। तो क्या है कि वो जो हम आगे बढ़ें, हम कंप्यूटर सीखें, हम बड़ी बड़ी नौकरियों में जाएं, हम हवाई जहाज उड़ाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे पूर्वजों की थातियाँ हैं, जो धरोहर हैं, उनको भी हम जीवित रखें। तो उसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा इसमें ये सवाल था कि जो राजस्थानी भाषाएं हैं जिसमें हाड़ौती भी है, तो ये नई पीढ़ी को आप मतलब किस तरह से संदेश देंगे कि हम इन भाषाओं को हमें जीवित रखना है? एक तो सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताऊं कि हाड़ौती में ज़्यादातर गीतकार हैं, कुछ हास्य व्यंग्यकार भी हुए। तो हमने आज के 50-60 साल पहले गांव-गांव में हाड़ौती कवि सम्मेलन करना शुरू किया। 50-60 साल पहले की बता रहा हूँ। गांव-गांव में तो लोगों में एक ऐसी रुचि जागृत हुई कि आज ऐसा कोई मेला हाड़ौती का नहीं है। तेजा जी के सारे मेले बरसात के दिनों में बढ़ते हैं, फिर नवरात्रा के मेले बढ़ते हैं, फिर
ये क्या नाम से कार्तिक पूर्णिमा के मेले भरते हैं, बहुत सारे मेले हाड़ौती में होते हैं। तो हर मेले में कवि सम्मेलन होता है। और आज तो इतने कवि मंचों के हो गए। तो मंचों के साथ साथ जब हमने गद्य लिखना शुरू किया तो हमने उसकी गोष्ठियाँ करी, 150 लोगों को इकट्ठा करके, और एक कहानी का पाठ, हाड़ौती कहानी पाठ, और उसके बाद उसकी समीक्षा। तो नए लोगों में भी ये रुचि जागृत हुई और उन्होंने आज कहानीकार भी हैं, आज संस्मरणकार भी हैं, आज रेखा चित्रकार भी हैं, आज कवि भी हैं, आज मुक्त छंद लिखने वाले भी हैं, आज उपन्यासकार भी हैं हाड़ौती में लगभग। और एक उपन्यास डॉक्टर शांति भारद्वाज राकेश का सेंट्रल अकेडमी से पुरस्कृत हुआ है, उड़ जा रे सुआ, है ना। एक उपन्यास हमारे अतुल कनक हैं, बहुत बड़े अच्छे साहित्यकार, हाँ खूब नाम है। अतुल कनक का जून यात्रा उपन्यास है, वो सेंट्रल अकेडमी से पुरस्कृत हुआ। हमारे प्रेम जी प्रेम, जिनका सबसे पहले प्रेम जी प्रेम की किताब म्हारी कवितावां, वो सेंट्रल अकेडमी से पुरस्कृत हुई। लगभग हम अभी 2 साल पहले ही हमारे एक विश्वामित्र दादीच हैं, उनकी मतलब बाल साहित्य की पुस्तक सेंट्रल अकेडमी से पुरस्कृत हुई, आँछड़ेरा आंसू सॉरी। और एक CL सांगला हैं, उनकी कहानी बाल कहानी वो जो है सेंट्रल अकेडमी से पुरस्कृत हुई। तो हाड़ौती से इतना साहित्य आ रहा है इस समय कि मारवाड़ में सब सर्वाधिक साहित्यकार मारवाड़ में हैं। टेट जोधपुर, बीकानेर, और इधर से क्या नाम से नौहर, हनुमानगढ़, यहाँ से, और इधर उदयपुर से, मेवाड़ से साहित्यकार हैं काफ़ी लेखन। लेकिन इस समय हाड़ौती में जो लिखा जा रहा है वो अधिक तो लिखा जा ही रहा है, मतलब क्वांटिटी तो है ही, सही क्वालिटी भी है, साहित्य की क्वालिटी भी है, और सब लोग इसकी बात की तारीफ करते हैं। आपकी एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता है जिसे मंचों पर बार बार सुनने के लिए दर्शक और श्रोता फरमाइश करते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि उससे कुछ अंश आप सुना दें। जी जी जी, ये गीत है जिसका शीर्षक है ओड़मो, और 1988 में मेरी सबसे पहली जो पुस्तक आई उसमें ये शामिल है, और पुस्तक का नाम भी ओड़मो है। और मैं अपने मुंह से ये बात मुझे कहनी पड़ रही है, मैं बहुत संकोची प्राणी हूँ, बहुत अपने बारे में बहुत बताते हुए मुझे संकोच होता है। लेकिन मेरे लगभग 10 गीत ऐसे हैं जिनकी का सारी भारतीय भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ये प्रमुख गीत है जिसने मुझे मुकुट बिहारी से मुकुट मणिराज बनाया। मैं कुछ पंक्तियाँ, मतलब इसमें भावभूमि ये है कि ये एक ग्रामीण लड़की है जो अपने ससुराल में है, और इसकी पूरी भावभूमि आज के 40-50 साल पहले की है। तो वो लड़की अपने पियर को याद करती है और किसी अनजाने से ये उलाना भेजती है, कोई सुनता जाए तो मेरे पियर तक ये उलाना पहुंचा देना, ये ओड़मो पहुंचा देना, ये संदेश पहुंचा देना। बस इतना सा इसका भाव। मैं अपने गांव में किस तरह से रहा करती थी, कितनी मस्त रहती थी, और आज किस तरह से रहे। याद आवेरी माने छोटो सो वीर, भावज को चीर, पण घट को नीर, चामल की तीर। याद आवेरी माने छोटो सो वीर, भावज को चीर, पण घट को नीर, चामल की तीर। वो मारो पीर, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मुँह, कोई सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मुँह, कोई सुन तो जावे तो दीजो ओढ़ मुँह। क्या क्या याद आता उसके। माँ का गरियाला की धूल, बाड़ा को हरियो बम्बूल, धोला नारा की व जोट, माथा पे चारा की पोट, चामल नंदी की वतीरा, चामल नंदी की वतीरा, टेका चढ़बो धीरा धीरा, रेता में कलोड़ा करबो, बहती धारा बीचे तरबो, नंदी बीचे नाव खेतो, नंदी बीचे नाव खेतो, उभोड़ो सो कीर, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मुँह, कोई सुन तो जावे तो दीजे। गांव में जो राग, मतलब
के चूल्हे, लकड़ी कंडे से चलने वाले जो चूल्हे आवाज़ के तो ख़त्म हो गए, स्टील के चूल्हे आ गए, गैस आ गई, अभी भी हैं वो चूल्हे। तो वो अपनी पियर की हर वस्तु से कितना प्यार करती है। माँ का चूल्हा को उड़ाओ, रावा जिसमें राख भरी रहती है, माँ का चूल्हा को उड़ाओ, मेट काल जा को दाओ, भी तोड़ी पे मंडो मोर जाने, जोबन की हिलोर, गाला पे मायड़ का चुम्बा, गाला पे मायड़ का चुम्बा, मोरा पे छोरिया का घूंबा, बाबुल को हाथा उलराबो, छाने छाने शक्कर खाबो, गाला पे मायड़ का चुम्बा, मोरा पे छोरिया का घूंबा, बाबुल को हाथा उलराबो, छाने छाने शक्कर खाबो, सपना सू भी दूरी होगी ससुराल, सपना सू भी दूरी होगी, अब तो मीठी खीर, सुन तो जावे तो दीजिए ओढ़ मों, कोई सुन तो जावे तो। भारतीय संस्कृति में बच्चियाँ जो जिस जिस तरह का अनुष्ठान करती हैं, जिस जिस तरह से उनको सिखाया जाता है, आज वो ख़त्म हो गई सारी चीज़ें। यदि वो होती तो ये जो परिवार आज विघटन टूटने का जो सिलसिला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, वो शायद नहीं होता। नित उठ तुलसा जी में पानी, नित नित तुलसी जी में पानी, ग्यारस ने भूखी रखानी, उमा को सुख्यो सोमार, लाडी बूहणी को त्वार, गाया ने लाडूड़ा देवो, गाया ने लाडूड़ा देबो, सांझ पड़ा को मून लेबो, भाई ल्या में काती नाबो, सही भाई ल्या में काती नाबो, गण गोरिया पे ईसर गाबो, हांसी कोसा दूर चलगी, अब हंसी नहीं आती, हांसी कोसा दूर चलगी, अब तो बैठी यादा पीर, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मों, कोई सुन तो जावे तो दीजे ओढ़। गांव क्या है? दूधा नीम मड़ा की छाया, मैंने नीम को कड़वा नहीं कहा, यानी भले ही वो कड़ा होता है लेकिन वो जो सुख देता है वो बहुत मीठा है। दूधा नीम मड़ा की छाया, सावण हिंदड़ा हिंदाया, खेता का हरिया उठाबो, नित के चारों पूली लाबो, भाई ल्या सू मन की बातां, सहेल्या सू मन की बातां, वछियां पत्ती की रातां, धूल भरी गाड़ी गठार, आता माठ सा पढ़ार, करती चालता का चाला, बचपन की छेड़खानी, करती चालता का चाला, अब बेटी हूँ मुंडो सीर, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मों, मुँह सीकर बैठी हूँ, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मों। बेटी क्या चीज होती है? जिण ई मैं किनको किसको दोष लगाऊं? एक बेटी को जब पराई होना होता है ना, तो उसको होना ही होता है, वो उसकी मनोदशा देखिए आप। ई मैं कुणको खे दू सारो, किसको दोष लगाऊं? ई मैं कुणको खे दू सारो, बेरी बन गयो जो बन मारो, लांबी होता ही परछाई दीदी, पराया के ताई, बीती बातां बन गई सपना, बीती बातां बन गई सपना, मन कोई न दिखे अपना, छाती पे घर धंधो आयो, माँ को जन्म सो सिर जायो, चंदा सा मुखड़ा पे घूंघट, चंदा सा मुखड़ा पे बादलों बन बैठो मारो चीर, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मों, कोई सुन तो जा। अंतिम पंक्तियां। जिण घर गाँव पाली पोसी, यह है बेटी, जिण घर गाँव पाली पोसी, उन घर में सूही आकोसी, अब चे सासरा की सेवा छुल गया चाकी, अब नहीं है चाकी, चाकी सुहत लेवा, सूरज कदूगियो कद ढल गयो, सूरज कदूगियो कद ढल गयो, यो जीवन चूल्हा सू बढ़ गयो, नणदा का माथे कड़कोल्या, देवर कदी न सीधा बोल्या, फसगी आर पराया घर में, घर पराया लगने लगा है उसे, कीर बोलते हैं तोता को, फसगी आर पराया घर में, जू पंजड़ में कीर, सुन तो जावे तो दीजे ओढ़ मों, याद आवेरी माने छोटो सो वीर भाव। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता के माध्यम से आपने मायके और ससुराल का बहुत अच्छा चित्रण किया। भारत विक्रम संवाद श्रृंखला में हम बातचीत कर रहे थे प्रख्यात राजस्थानी कवि और गीतकार मुकुटमणि राज जी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।